नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज विशेषकर दो मुद्दों पर बात करेंगे। पहले चरण में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट दो मुख्य मुद्दों पर बैकफुट पर क्यों दिखाई दे रहा है। वक्फ पर सुनवाई के लिए 5 मई तय की गई थी और किसी और ने नहीं की थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने की थी कि 5 मई से हम सुनवाई करेंगे। केंद्र से जवाब मांगा गया था, केंद्र ने अपना हलफनामा दाखिल कर दिया था। वो सारे आंकड़े, वो सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिए थे, जिनके चलते वक्फ संशोधन अधिनियम पारित करना पड़ा, उसको कानून बनाना पड़ा, बड़े संशोधन करने पड़े। 5 मई को कोर्ट बैठी और संजीव खन्ना ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में कोई निर्णय या आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहता। इस मामले की सुनवाई जल्दी ही करनी होगी और ये मेरे समक्ष नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमने केंद्र के जवाबी हलफनामे पर बहुत गहराई से विचार नहीं किया है। हाँ, केंद्र ने वक्फ संपत्तियों के संबंध में कुछ बिंदु उठाए हैं और कुछ विवादित आंकड़े दिए हैं, जिन पर कुछ विचार करने की आवश्यकता है। सीजेआई खन्ना, आप जानते हैं कि 13 मई को रिटायर हो रहे हैं, अपना पद छोड़ने वाले हैं और उनकी सेवानिवृत्ति के एक दिन बाद न्यायमूर्ति गवई उनका स्थान लेने वाले हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि 15 मई को अब इस मामले की सुनवाई जस्टिस गवई की अध्यक्षता में बनने वाली बेंच करेगी। तो ये माना जा रहा है कि ये तो पता होगा जस्टिस खन्ना को कि 5 मई को जब वो इस पर सुनवाई करने वाले थे या करने वाले हैं, तो उसके बाद उनका कार्यकाल कितना बचता है। तो उन्होंने 5 मई की तारीख आखिर दी ही क्यों थी। तब भी वो कह सकते थे कि अगले चीफ जस्टिस गवई और उनकी अध्यक्षता में बनने वाली बेंच इसकी सुनवाई करेगी। लेकिन अचानक से वक्फ पर उनका बैकफुट पर आना चर्चा का विषय बन गया है। एक दूसरे मामले की सुनवाई भी 5 मई को तय थी। वो था निशिकांत दुबे पर अवमानना की याचिका और उसको भी चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने खारिज कर दिया और ये कहा कि हमारे कंधे मजबूत हैं, हम इस याचिका पर विचार ही नहीं करना चाहते। और बेंच ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता विशाल तिवारी की जो दलीलें हैं, हम ना तो दलील सुनना चाहते हैं, ना बहस सुनना चाहते हैं। हम एक शॉर्ट ऑर्डर पारित करेंगे। और याचिकाकर्ता ने कहा कि साहब, ये तो मिलोर्ड्स की गरिमा का सवाल है। और निशिकांत दुबे का बयान भी उन्होंने कोट किया, जिसमें कहा गया था कि अगर देश में गृह युद्ध होता है तो सीजीआई संजीव खन्ना इसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो इस पर भी चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे और याचिका को खारिज कर दिया। दूसरा मुद्दा है, पाकिस्तान थर थर कांपता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है। और इसके कारण है, मेरे पास, आपके पास, सब देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। सिर्फ बकैती की जा रही है, कोई तैयारी उधर से एज सच दिखाई नहीं दे रही है, कोई कोऑर्डिनेशन भी दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं चिर परिचित आपके वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, सीनियर जर्नलिस्ट लखनऊ से। तो उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भट्ट साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो ये सुप्रीम कोर्ट बैकफुट पर क्यों दिखाई दे रहा है साहब, पहले इस पर जरा रोशनी डालिए। देखिए, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये इस तरह के
बात ना करें कि वो बैक फुट पे है या फ्रंट फुट पे है। कोर्ट की अपनी एक अपनी गरिमा है। ये और अब जिस तरीके से कोर्ट को लेकर के लोगों के मन में जो रोष है और जिस तरीके से कोर्ट का बहुत ही पार्टिजन कंडक्ट होता है, नुपुर शर्मा का मामला आता है तो वो उसके ऊपर बहुत कड़ा रुख अपनाते हैं। कश्मीर में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ उसके ऊपर वो बहुत वो कहते हैं मामला बहुत पुराना हो गया है। लेकिन रोहिंग्या का मामला आता है तो कहते हैं नहीं, इनको तो जो है फ्री में शिक्षा दो, इनको फ्री में गेहूं चावल दो, घर दो, आवास दो, सारी सुविधाएं दो। और अगर मामला आता है कि जो 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 वायलेंस हो रही है बंगाल में, तो भी वो पीछे हट जाते हैं। उसी तरीके से लगातार इतने मामले हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का नजरिया जो है का जो है स्टैंडर्ड दोहरा होता है। हिंदुओं के मामले में अलग है, मुसलमानों के मामले में अलग है। और पाकिस्तान का जो है के लोगों को अगर डिपोर्ट किया जा रहा है तो उसको भी हाई कोर्ट स्टे कर देता है। जो सीआरपीएफ का कांस्टेबल को सस्पेंड को पहले डिसमिस किया गया और डिपोर्टेशन का आदेश दिया गया, उसको सस्पेंड कर दिया। और भी कई मामलों में जो है जो पाकिस्तानी मुसलमान जो यहाँ अवैध तरीके से रह रहे थे, उनका भी जो है डिपोर्टेशन रोक दिया। तो कोर्ट के तमाम निर्णयों को लेकर के जो है लोगों में एक बेचैनी रहती है। और अभी जो ताजा घटनाक्रम हुआ है 22 अप्रैल का, जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, उसके बाद जो पूरे देश में जो गुस्सा उपजा है, उसको लेकर के भी जो है ये तरह-तरह की ये अटकल थी कि सुप्रीम कोर्ट क्या करने वाली है वक्फ एक्ट के बारे में। और कपिल सिब्बल का ये भी बयान आया था कि सुप्रीम कोर्ट को उसके बारे में सुनवाई टाल टाल देनी चाहिए, क्योंकि देश का माहौल इस समय बहुत राष्ट्रवादी है और बहुत ही कुछ जो है हिंदू राष्ट्रवादी माहौल हो गया है। तो ये भी जो है, और ये वही कपिल सिब्बल हैं जिन्होंने 2019 में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को अयोध्या में राम मंदिर के मामले की सुनवाई लोकसभा चुनाव के बाद तक टाल देनी चाहिए, क्योंकि इससे बीजेपी को उसका लाभ हो सकता है। और यही हुआ भी। लोकसभा का चुनाव तो मई जून में हो गया, लेकिन इसका फैसला 9 नवंबर 2019 को आया था, आपको याद होगा। तो ये तो हमारे इतिहास है कोर्ट का। तो और 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 ये बात बहुत साफ दिखाई पड़ती है कि जो बड़े-बड़े वकील खड़े होते हैं 10 लाख 50 लाख की या 25 लाख की, जो उनकी पेशी होती है, उनके सामने कोर्ट जो है उनकी उनकी दलील सुन ली जाती है। और यदि बहुत बड़ा चर्चित कोई वकील नहीं है, तो वो बात जो है दब जाती है। अब जिस तरीके से जैसे संजीव खन्ना ने आज जो स्टैंड लिया है, तो केवल राहत की बात ये है, जो बिल का विरोध, जो कानून का विरोध कर रहे हैं, कि साहब सॉलिसिटर जनरल ने पिछली सुनवाई के समय जो कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि वक्फ एक्ट के तहत वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी के को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो ये एश्योरेंस, ये आश्वासन स्टैंड कर रहा है। और संजीव खन्ना ने बहुत साफ किया कि हम कोई अंतरिम आदेश नहीं दे रहे हैं। तो इंटरिम ऑर्डर अगर वो नहीं दे रहे हैं, तो भी जो है, जो जिन लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस एक्ट को स्टे करेगी, कोई मॉडिफिकेशन करेगी, कोई इंटरिम आदेश देगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो नए जज साहब आ रहे हैं, उनको भी मालूम है कि उनके पास भी जो है 10 दिन है, 10 से ज़्यादा सिटिंग नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है वेकेशन में। शायद लास्ट सिटिंग 28 मई को होगी। तो इसलिए ये उम्मीद कर तो अभी तो जो है इस मई के महीने में भी, और केंद्र सरकार ने जो इसमें अपना काउंटर एफिडेविट दाखिल किया है, वो 1320 पन्ने का है। A4 साइज के पन्ने का। तो 1320 पन्ने का एफिडेविट जो है वो कोई छोटा-मोटा नहीं है, और उसको 2-4 दिन में, 10 दिन में पढ़ा जाना भी संभव नहीं है। हालाँकि उसका जो जो उसकी समरी है, वो तो बड़ी स्पष्ट है, जो केंद्र सरकार ने बताया है कि कैसे फिनोमिनल इंक्रीज़ हुआ है वक़्फ़ प्रॉपर्टी में 2013 के कानून के अमेंडमेंट के बाद। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट को भी जनभावना का पता है। सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले की गंभीरता का एहसास है कि आखिरकार केंद्र सरकार को वक्फ अधिनियम में संशोधन क्यों करना पड़ा। तो ये मान के चलना कि कोई जो है जो यहाँ पे जो लश्कर ए कांग्रेस और लश्कर ए समाजवादी पार्टी जो हैं, जो जिहादी जो इंडी गठबंधन है, और जिसको बीजेपी ने नाम दिया है पिंडी गठबंधन, रावलपिंडी गठबंधन, जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी का जनरल हेडक्वार्टर है।
तो इनको कोई राहत नहीं मिलने वाली है और ये बहुत सही बात है। लेकिन ये भी सही है कि जैसे जनरल विपिन रावत कहते थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कि भारत को 2.5 मोर्चों पे लड़ाई लड़नी होगी। एक चीन, एक पाकिस्तान और आधा मोर्चा जिहादियों का भारत के अंदर। अब ये आधा नहीं है, ये पूरा मोर्चा है। ये बात सामने आ गई है और आज ये की तारीख में आधा भट्ट साहब, ये ये जो पूरा मोर्चा है बहुत इस समय दुखी है पहलगाम के बाद जो घटना हुई है। जी। निशिकांत दुबे वाली जो याचिका उनके के जी अवमानना कर दी सुप्रीम कोर्ट की, वो तो इतना गंभीर मामला है। और दूसरे, शुरू में जो आपने कहा था कि साहब सुप्रीम कोर्ट की अपनी गरिमा और मर्यादा है, वो बची है हुँ, क्या? हुँ, हुँ। ये राष्ट्रपति को निर्देश देते हैं कि 3 महीने में हाँ। आप हुँ, विधेयकों पर या तो फैसला करें या हुँ, स्पष्टीकरण दें। ये हुँ, लोग राज्यपाल को फटकार लगाने लगे हैं। ये तमिलनाडु सरकार को एक मौका दे देते हैं कि बिना हुँ, राष्ट्रपति की, बिना राज्यपाल की मोहर लगे वो 10 विधेयकों को कानून के रूप में अधिसूचित कर देती है। ये हुँ, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है और मुर्शिदाबाद में 2 पिता पुत्रों की हत्या कर दी जाती है, उस पर ये स्वतः संज्ञान नहीं लेते। ये नहीं, मणिपुर हिंदुओं में का पलायन स्वतः भी हुआ। संज्ञान ले लेते हैं। हिंदुओं का पलायन भी हुआ है। हाँ। तो कहीं गरिमा बची हुई है क्या इन लोगों के रहते हुए, देखिए जिस ऐसा तरह है का ये। ये बहुत समय से कहा जा रहा है कि अगर जुडिशरी का ओवर रीच होगा और वो अगर कार्यपालिका के नीति निर्णायक जो नीति का निर्णय करने का जो अधिकार कार्यपालिका का है, यदि उसमें टकराव, अगर उसमें दखल देगी तो इससे टकराव उत्पन्न होगा। और लोकतंत्र की मर्यादा यही है कि जो स्टेट के जो तीनों अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों अपने-अपने सबका जो है कार्य जो है स्पष्ट रूप से विभाजित है और तीनों अंग अपने-अपने जो सीमाएँ जो संविधान ने डिटरमाइन की हैं, निर्धारित की हैं, उसी के दायरे में रह के काम करें। लेकिन अब जो पिछले 30 सालों में जिस तरीके से जुडिशियल एक्टिविज़्म बढ़ा है, उससे हमेशा ये भाव गया है कि ये जुडिशरी पे हावी होना चाहते हैं हर मामले में जो है। और अभी ताज़ा मामला आया है, जो भूषण स्टील है गाज़ियाबाद का, उसके ऊपर 48,000 करोड़ रुपए का बकाया था। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के तहत उस पे कार्रवाई चल रही थी। 19-20 हज़ार करोड़ में उसका निर्णय हो गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। अब बैंकों का रहा-सहा जो पैसा मिलना था, वो भी डूब गया। तो जुडिशियल ओवररीच जो है तो भारत में ये बहुत दिन से ये विषय चर्चा में बना हुआ है। जहाँ तक निशिकांत दुबे की बात है, आपको मालूम है कि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग को मूव करने के लिए या किसी अन्य प्राइवेट पर्सन के खिलाफ भी अटॉर्नी जनरल की परमिशन आवश्यक होती है। अटॉर्नी जनरल के यहाँ कांग्रेस के एमपीज़ ने, इमरान प्रतापगढ़ी ने या कुछ अन्य लोगों ने ये एप्लीकेशन मूव की थी कि साहब जो है निशिकांत दुबे के खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स लाने की अनुमति दी जाए। अटॉर्नी जनरल ने अभी तक ये अनुमति किसी को नहीं दी है। शायद ये कारण हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब जब परमिशन ही नहीं थी तो आपने इस पिटीशन पे सुनवाई ही क्यों की? हालाँकि आपने कहा कि हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, हम कोई जो है जो पिटिशनर के तर्क नहीं सुनेंगे। फिर भी आपने उस पे चर्चा तो कर ही ली ना। तो ये एक बड़ी वजह रही होगी कि साहब जो है अटॉर्नी जनरल का चूँकि कंसेंट इसमें नहीं था, इस कारण शायद जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसके इसके मामले में आगे बढ़ना उचित नहीं समझा होगा। जी। और अगर पाकिस्तान की बात करें अब, तो पाकिस्तान के हालात क्या हैं? वहाँ के जो आपके रक्षा मंत्री हैं, वो एटम बम की धमकी दे चुके, मरियम नवाज दे चुकी। इसके अलावा जो बिलावल भुट्टो हैं, वो कह चुके कि सिंधु में अगर पानी नहीं बहेगा तो उनका खून बहेगा। और आज मैं वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री का बयान देख रहा, टीवी चैनलों पर चल रहा है। इर्द गिर्द 2 लोग खड़े कर रखे हैं और वो कह रहे हैं कि
इन सबको आने दो, इनको हमला करने दो। हमारी जो 25 करोड़ की आबादी है वो इनको वापस लौटने ही नहीं देगी। देखिए, मैं एक बात कहना वाहियात चाहूँगा बातें जी, करने पर उतर आए हैं। पाकिस्तान आज की तारीख में इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली नहीं, वो देश आज की तारीख में पॉलिटिकली भी बैंकरप्ट हो चुका है, दिवालिया हो चुका है। पाकिस्तान के पास आज आज जो संकट उन्होंने स्वयं खड़ा किया है, इससे निपटने के लिए उनके पास कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। और इसी तरीके से वहाँ पे उल-जलूल बेहूदे बयान आ रहे हैं, जो उनकी हताशा और उनकी घबराहट का प्रतीक है। मैं भारत के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई टी20 का मैच नहीं है। हमें पाकिस्तान लोगों से बेहतर हमें अपना आचरण रखना चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सेना भेज दी और वो गई और जो है 2-4 शहर, 2-4 हज़ार लोगों को मार के लौट आए, मामला खत्म हो गया। ये इ इ इ यह प्रॉब्लम भारत में उसी दिन शुरू हुई थी जब यहाँ पे तुर्कों, अफ़गानों और उसके बाद का आक्रमण हुआ। 300 साल यहाँ पे जो है मुगलों की सत्ता रही और एक बड़ी आबादी यहाँ मुसलमान हो गई और 1947 में अंततः जो है अंग्रेजों ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के लिए पाकिस्तान नाम का देश बना दिया और उन्होंने जो है ये कराची में अरेबियन सी में और ये जो कश्मीर में केवल चाइना और रशिया की जो उस समय कम्युनिस्ट देश था रशिया, उसकी थ्रेट को देखते हुए कहा कि भई हमारा यहाँ पे एक चौकी होनी चाहिए। तो ये हो गया। तो ये एक 80 साल पुरानी प्रॉब्लम है। हमें इसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, संदर्भ में देखना चाहिए। काइनेटिक एक्शन या मिलिट्री एक्शन ये कोई जो है किसी गाँव का जो है कोई दंगल का आयोजन नहीं है, ये कबड्डी का मैच नहीं है, ये सास-बहू का झगड़ा नहीं है, ये 2 सौतनों का झगड़ा नहीं है। ये एक ऐसा गंभीर मसला है, जो पूरे विश्व की राजनीति को प्रभावित करेगा। और जितना एक्शन जो पीसफुल और कोअर्सिव यानी जो उत्पीड़क कार्रवाई भारत कर सकता है, उसी का इतना ज़्यादा असर हो गया है कि अब तक पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज का नुकसान $450 बिलियन का हो चुका है। पाकिस्तान में पैनिक है। पाकिस्तान जो है भीख माँग रहा है कि हमें साहब जो है $7 बिलियन दे दो। और आज की तारीख में पाकिस्तान इंटरनेशनली एकदम अकेला हो चुका है। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के परिश्रम का परिणाम है, ये हमारे विदेश मंत्री जयशंकर का परिणाम है कि आज को किसी भी देश की ये हिम्मत नहीं है कि वो भारत को ये कह सके कि तुम पाकिस्तान में क्या करो। कल ही एस जयशंकर ने ऐसी लताड़ लगाई है यूरोप को कि हमको पार्टनर चाहिए, हमको प्रीचर नहीं चाहिए। हमको जो ज्ञान है देने वाले हमको नहीं भाषण चाहिए। मत दी हमको ज्ञान मत दीजिए, हमको भाषण मत दीजिए। आप हमारे साथी बन सकते हैं तो आइए। और उन्होंने ये भी कहा है, इट्स अ टाइम ऑफ रियलिटी चेक। तुम अपने गिरेबान में झाँको, तुम्हारी क्या औकात थी? आज से 50 साल पहले जो तुम थे, आज तुम्हारी दर बहुत घट गई है, तुम बहुत नीचे आ चुके हो और तुम्हारी ये हैसियत नहीं कि तुम हमको जो है भाषण दे सको या हमें ज्ञान दे सको, प्रवचन दे सको। तो पाकिस्तान के बारे में भारत के लोगों को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। काइनेटिक एक्शन, मिलिट्री एक्शन होगा, होके रहेगा। प्राइम मिनिस्टर जितना कठोर बात कह सकते थे, उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा वी विल आइडेंटिफाई ट्रैक एंड पनिश द परपेट्रेटर्स एंड देयर बैकर्स। हम उनको जिन लोगों ने ये काम किया है उनके उन लोगों को और उनको बैक करने वाले लोगों को हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनको ट्रैक करेंगे, उनको पनिश करेंगे धरती के अंतिम कोने तक। प्राइम मिनिस्टर इससे ज़्यादा कैटेगोरिकल बयान नहीं दे सकते, वो उन्होंने दे दिया है। नाउ वी शुड वेट फॉर द मोमेंट टू कम। और दूसरी बात, पाकिस्तान जब चाहे तब हमारे ऊपर हमला कर दे, हमें घायल करके चला जाए। तो अब ये पाकिस्तान तय नहीं करेगा कि हमारा बदला कब होगा, हमारा रेट्रिब्यूशन कब होगा और हम काउंटर अटैक कब करेंगे। हमारा हमला हमारी अपनी सुविधा, हमारी अपनी कन्वीनियंस, हमारी अपनी स्ट्रैटेजिक रिक्वायरमेंट के अनुसार होगा। हमें अपने इंडिया इज़ एन इमर्जिंग इकोनॉमी। हमको इस काइनेटिक एक्शन के साथ-साथ अपने देश में इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखनी है। जो कांग्रेस आज पाकिस्तान की भाषा बोल रही है, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान, कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के बयान
और कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बयान पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि यूएनओ में भी जो पाकिस्तान ने अपना केस रखा है, वहां पर भी उसने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान को अपने पक्ष में ढाल के रूप में प्रस्तुत किया है। तो हमारे अपने अंदर जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है, फिफ्थ कॉलमिस्ट यानी आस्तीन के सांप जो हमारे घर के अंदर हैं, वो भी बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस सब को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल जैसे अभिमन्यु ने अपनी चक्रव्यूह को भेदा था और जिस तरीके से अब से अपनी राह बनाई थी, मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर के सामने उससे भी कठिन चुनौती है। और हमने 11 साल में देखा है कि प्राइम मिनिस्टर ने हर चुनौती का सामना किया है और पॉलिटिकल रास्ता निकाला है। और कांग्रेस का एज यूजुअल जो है डबल स्टैंडर्ड है। ऑल पार्टी मीटिंग में वो सरकार को समर्थन का वादा करते हैं और बाहर आके जो उनके नेता हैं, वो जो है खिलौने वाले जहाज में नींबू मिर्च लटका करके तमाशा करते हैं। तो और इनको इस बात से आपत्ति है कि जब राजनाथ सिंह ने रफाल फाइटर जेट को फ्रांस में रिसीव किया, उस पे स्वास्तिक क्यों बनाया? लेकिन उसी जहाज को जब एक क्रिश्चियन कंट्री ने जब रिसीव किया और उसमें उनका जो उनका पोप था या जो उनका आर्क बिशप था, जब उससे वो होली वाटर जो उस पे छिड़क रहा था, वो सामान्य बातें थी। उस पे इन्हें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को बनाया है अंग्रेजों ने 1885 में जो इटावा का डीएम था एओ ह्यूम। तो कांग्रेस के जो औपनिवेशिक ब्रिटिश संस्कार हैं, वो आज भी चले आ रहे हैं। उनको जो कुछ भी भारतीय है, जो कुछ भी सनातनी है, जिसको वो हिंदू कह देते हैं, उससे उनको घृणा है। आप वहाँ पे जो है कुरान खानी करिए, आप वहाँ बाइबल पढ़िए, उनको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आपने गंगा जल छिड़क दिया, तो उन्हें आपत्ति है। तो कांग्रेस को इंडी अलायंस को इतनी ज़्यादा घृणा है सनातन धर्म से। आज ही अखिलेश यादव ने कितना गोबर के वाले मुद्दे पे कितना मज़ाक उड़ाया है मुख्यमंत्री का। जबकि गाँव का एक सामान्य आदमी जानता है कि गाँव में हम कभी भी कोई अगर अपने घर में कोई शुभ अनुष्ठान करते हैं, तो उस स्थान को गाय के गोबर से लेपा जाता है। अगर हवन बिल्कुल। होता है गाँव में तो आज भी हवन कुंड को गाय के गोबर से लेपा जाता है। और सऊदी अरब ऐसे देशों को और यूएई को जो खजूर की खेती के लिए $400 मिलियन का जो है गोबर एक्सपोर्ट किया गया लास्ट ईयर, $400 मिलियन का। तो ये सब और ये मामला वैज्ञानिक है। इसमें कहीं कोई इसमें अंधविश्वास, कोई पोंगापंथ और कोई पुरातन परंपरा इससे नहीं जुड़ी है। और ये साइंटिफिक जो रिसर्च इन्वेस्टिगेशंस है, ये एस्टैब्लिश्ड है। और इंटरनेट पे ये सारी जानकारियाँ, साइंटिफिक डिटेल्स और ये साइंस जर्नल्स में छपे हुए पेपर उपलब्ध हैं। इनको एक बार पढ़ लेने चाहिए। लेकिन इनको तो हिंदू नाम से घृणा है, रामचरितमानस से घृणा है, भगवद गीता से घृणा है। कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी हमारी प्राचीन संस्कृति का विषय हो, उससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घृणा है। ये बड़ी समस्या है। अब गोबर से क्या समस्या होगी भाई आपको? तो इसलिए जो ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और जो विपक्ष का नजरिया है, पाकिस्तान का आर्मी का जनरल बालाकोट में इंडिया की स्ट्राइक के बाद सुबह 5 बजे ट्वीट करता है कि इंडियन आर्मी के फाइटर जेट ने हमला किया। लेकिन भारत में राहुल गांधी उसका सबूत मांग रहे हैं। बालाकोट में फरवरी 19 की स्ट्राइक का ये असर हुआ है कि आज जो है कश्मीर की सीमा पर भारतीय सेना आराम करती है, लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की सेना जागती है कि कहीं भारत का हमला ना हो जाए। तो ये सारी बातों और अब ज़माना सोशल मीडिया का है, कुछ भी झूठ उछाल दो और उसके बाद चुप हो जाओ और कौन देखता है कि क्या सत्य है, क्या गलत है, झूठी खबरें चलती रहती हैं। तो इंडी अलायंस की जो पूरी राजनीति है, वो केवल फेक नैरेटिव पे आधारित है। प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान से लड़ना मेरा मानना आज की तारीख में छोटी चुनौती है। जो भारत में बैठे हैं फिफ्थ कॉलमिस्ट, उनसे निपटना ज़्यादा बड़ी चुनौती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इसके आदी हैं। 10 साल से वो जो है इन लोगों को झेल रहे हैं और आज तक ये लोग कोई उनके लिए बाधा खड़ी नहीं कर पाए। तो आज क्या कर लेंगे? और प्राइम मिनिस्टर जितना निर्णायक कैटेगोरिकल बयान दे चुके हैं, उसके बाद उससे पीछे हटना असंभव है। जी। एक खबर आ रही है साहब, दिखा दें आपको। सभी राज्यों को मॉक हाँ ड्रिल जी, करने जी। को कहा गया है और ये
गृह मंत्रालय की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र का निर्देश, राज्य सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करें, हमले के दौरान नागरिकों को बचने की ट्रेनिंग दें। 54 साल बाद ऐसा फैसला किया गया है। और जो खबर है वो भी मैं दर्शकों को संक्षेप में बता दूं। 5 बातों पर जोर दिया गया है मॉक ड्रिल में। नंबर 1, हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। ये 7 मई को होगा। हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा। महत्वपूर्ण कारखानों और ठिकानों को हमले के वक्त कैसे छिपाया जाए ये बताया जाएगा। लोगों से जगह खाली कराना और उन्हें सेफ प्लेस तक पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब साफ है, भारत इस समय तैयार है। अरे सर, हमने 1971 में एक मॉक ड्रिल को देखा है, हमने वो ब्लैकआउट देखा है, हमने वो सायरन बजते देखा है। 71 की हमको याद है, और आपको भी याद होगा 71 की यस, वॉर में याद। पाकिस्तान के एयरफोर्स के फाइटर जेट आगरा तक आ गए थे। आज पाकिस्तान की ये हैसियत नहीं है कि वो अमृतसर क्रॉस कर पाए। आज जो इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम है, जो हमारा एडवांस वार्निंग एयरक्राफ्ट सिस्टम है, एवैक्स जो हमारे पास है, और जो हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो S-400 है, और जो पाकिस्तान की एयरफोर्स की जो दयनीय हालत है, इस सब को देखते हुए हालांकि जो मॉक ड्रिल की आवश्यकता से को कभी कम नहीं आंका जा सकता। सरकार को, शासन को, समाज को अपनी तैयारी हमेशा पूरी रखनी चाहिए, ताकि जनता में इस बारे जागरूकता बनी रहे कि हमारे पड़ोसी से हमारा तनाव चल रहा है। लेकिन ये जो हो रहा है, ये इस बात की ओर का स्पष्ट संकेत है कि सरकार की तैयारी पूरी है, और सरकार ये जो मॉक ड्रिल का जो निर्देश आया है, इसका मतलब इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद सरकार ने अब काइनेटिक एक्शन या मिलिट्री एक्शन की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा लिया है। ये बहुत स्पष्ट है अभी। ये बिल्कुल। और कोई किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। जो लोग ये संदेह कर रहे थे कि साहब कुछ नहीं हाँ, होगा, कुछ नहीं होगा, ये उनके लिए जवाब है, ये उनके लिए जवाब है ये। उनको ये और बताया जा इसके रहा बाद है। और इसके बाद शुरू होगा आर्मी का मोबिलाइजेशन टुवर्ड्स द बॉर्डर्स। वो भी समय लेता है, 8-10 दिन लगेगा। आप देखिएगा अभी जितनी ट्रेनें जाती हैं आपका पंजाब लखनऊ से या बनारस से, ये हो सकता है कि मुझे याद है 1987 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, जनरल के सुंदर जी जो है उस समय चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, और राजस्थान के बॉर्डर पर आर्मी की एक्सरसाइज चल रही थी। एकाएक जियाउल हक को लगा कि कहीं इंडिया हमला ना कर दे, तो इंडियन आर्मी के ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्रास टैक। तो उसके बदले में पाकिस्तान आर्मी ने अपना ऑपरेशन शुरू किया, उसका नाम रखा ज़र्बे मोमिन, यानी एक मुसलमान का हमला। तो उस समय बड़ा मैसिव मोबिलाइजेशन हुआ था, और लखनऊ से जो जो ट्रेन जाती है वाया बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, पंजाब की ओर, उस रूट की सारी ट्रेनें कैंसिल हो गई थी। लेकिन ये नौबत इस बार नहीं आने वाली है, और ऐसा मैसिव मोबिलाइजेशन आर्मी का भारत में नहीं होने वाला है, लेकिन तैयारी है। हमारा डिफेंस सिस्टम जो है वो इस समय बहुत ही अत्याधुनिक है। S-400 से लेकर के तमाम नहीं, ये लोगों को ये भी नहीं पता है ना कि पिछले 10 सालों में जो हमारे यहाँ डिफेंस फोर्सेस का जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है, जितना और जितनी नेवी हमारी पावरफुल हुई है, और जितना जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुआ है, और सबसे बड़ी बात ये है जो जो अब की बार स्पेस वॉर में जो भारत की तैयारी है, उसमें तो पाकिस्तान कहीं है ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब जुड़ने के लिए और दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और सभी दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद, वो जुड़े। और आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें जरूर, इसको साझा भी करें अपने मित्रों से, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर लें,
और बेल आइकॉन पर पुश कर दें, दबा दें, ऑल वाला बटन दबाएं ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट साहब, थैंक यू सो मच। जी नमस्कार।